Hello everyone, welcome to Study Funda. So let's start with today's discussion. Topic of today's discussion is geopolitical fallout of Russia-Ukraine conflict. बिफोर स्टार्टिंग में डिस्कशन, जैसे ही आप इसको टॉपिक को देखोगे, क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज़ में है कॉन्फ्लिक्ट, ये क्राइसिस पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. जैसे ही आप इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन देखोगे, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ऐसे में. सबसे पहले आपको हिस्ट्री वगैरह या रीज़न वगैरह इस वॉर के बारे में वो सब एक्सप्लेन नहीं करने हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है. आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड पे, क्या इम्पैक्ट आ रहा है पॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, जो भी जैसे भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपको रेलेवेंट पॉइंट याद हो और 300 वर्ड्स में आप लिख सकते हो. आपको ये बताना है, प्लस आपको ये बताना है कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है. बस आपको ये 2 चीज़ बतानी है. इसके अलावा आपको इस एसे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है. ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी. और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो डेली न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे एडिटोरियल आए थे, तो उस एडिटोरियल से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पेपर 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं. ज़्यादा ब्रीफ में बहुत इन डेप्थ जाके हम नहीं देखेंगे, हम एकदम ब्रॉडली ऊपर से कवर कर लेंगे. रीज़न क्या है इस क्राइसिस के पीछे, एक्सपेंशन ऑफ नाटो और यूक्रेन का प्रो नाटो स्टैंड, ये रीज़न है इसके पीछे, जिसकी वजह से रशिया इज़ गेटिंग इरिटेटेड एंड इट इन्वेडेड यूक्रेन सॉवरेनिटी. ये 2 इसके मेन रीज़न है. इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका अगर हम देखें तो है मिन्स्क एग्रीमेंट. हमें रिवाइवल की ज़रूरत है इस एग्रीमेंट के, तभी एक बेटर सॉल्यूशन हम अचीव कर पाएंगे. और जो रीज़न बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है पेपर 1 के, जो आपको कवर करनी चाहिए, वो है डोनबास रीजन. तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरफ है, कौन कौन से इसमें सिटी आ रही है. मैपिंग आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि यूक्रेन की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट है. ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कुछ रीज़न ऐसे है, क्रिमियन पेल्सिना, ये सब आपको पता होना चाहिए. और वन मोर थिंग कि कंट्री सराउंडिंग द ब्लैक सी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी क्राइसिस न्यूज़ में है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दैट्स इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज डिस्कशन. तो ये हमारा मॉडल आंसर है. अच्छा, अब मॉडल आंसर का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज़ आप लिख दो इसे, इसको आपको बैठ के रोट लर्निंग नहीं करनी है. ये हम एक ब्रॉड टर्म्स में आंसर देते हैं कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसका फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, कैसे उसे अटैम्प्ट करना चाहिए. अगर आपने बहुत स्टूडेंट्स के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो सब ने अपना अलग आंसर लिखा होगा, तो सब अपनी ओरिजिनलिटी को कंटिन्यू रखना. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको अपना ऐसे में कंटेंट अच्छा डालना है, दैट्स इट. बाकी हर स्टूडेंट की जो अपनी ओरिजिनलिटी है, जो इंडिविजुअलिटी वो पुट करता है अपने कंटेंट में, वो अपना स्टार्ट करके ऐसे लिखना. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में हम कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ भी हमने यही करा है, क्योंकि हमारे पास 300 वर्ड्स थे. यहाँ पे हमें ज़्यादा वर्ड्स वेस्ट नहीं करने थे, तो हमने लिखा है डायरेक्टली. Conflicts of 21st century have once again proved that big powers' intervention have failed to end violence and create regional and global stability. तो ये हमने बता दिया है कि जो 21st सेंचुरी की कॉन्फ्लिक्ट्स है, उससे हमें ये तो पता चल गया है कि जितनी भी इंटरवेंशन होती है बड़ी पावर्स की या डेवलप्ड पावर्स की, उससे ना तो वायलेंस ख़त्म हो पाती है, ना ही रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी अचीव हो पाती है. ये हमने अपना इस तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है. इसके बाद 3rd लाइन में ही अपना मेन जो इंट्रोडक्शन था ऐसे का, जो मेन ऐसे टॉपिक था, वो इंट्रोड्यूस करा है. रशियन इंटरवेंशन इन यूक्रेन ऑल्सो फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी विच हैज़ रिजल्टेड इन डिस्टर्बिंग द ग्लोबल ऑर्डर. क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जियो पॉलिटिकल फॉल आउट का है, मतलब वो ये पूछ रहा है ऐसे टॉपिक में कि इम्प्लीकेशन क्या है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का वर्ल्ड वाइड. तो हमने स्टार्ट भी इसी तरीके से करा है. हमने पहले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, एक जनरल व्यू दिया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी हमारे ऐसे टॉपिक की. उसके बाद मेन ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर दिया. रशिया इंटरवेंशन यूक्रेन भी इसी कैटेगरी में आता है, जिसने ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया है. ये हमारा ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब, ये वर्ड हमारा ऐड करती है, हमारा लिंक हो गया मेन ऐसे टॉपिक से. नाउ लास्ट लाइन जो हम अपनी इंट्रोडक्शन में लिखेंगे,
वो इस तरीके से लिखेंगे कि इट हैज़ बीन सीन एज अ सीरियस ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बिकॉज ऑफ डिसअप्रूविंग ऑफ मिन्स एग्रीमेंट। भाई ये मिन्स एग्रीमेंट हम जो फ्रांस एंड जर्मनी ने पुटअप करवाया था वो बेसिकली इस तरीके पे करवाया था कि रशिया और यूक्रेन अपना एक स्टैंड ले, और जो बहुत उनमें मतलब क्राइसिस इनिशिएट हो रखे थे 2014 में और 2019 में ये हुआ था, तभी हम सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि मिन्स एग्रीमेंट को रिवाइवल की ज़रूरत है। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी का ब्रेकअप ही हुआ एक तरीके से, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की आप राइट्स को ब्रीच कर रहे हो, देयर इज अ वॉल्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ सोवरेन कंट्री। फिर क्या होगा, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ है उनके पास एक राइट आ जाएगा जो नॉन पावरफुल कंट्री है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने जो न्यूक्लियर आर्म्स है वो गिव अप कर दिया। अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर आर्म्स होते तो शायद रशिया इन्वेड करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ डेटरेंस रहता है। जैसे डेटरेंस कि अगर सामने वाले के पास न्यूक्लियर आर्म है तो आप उसे इन्वेड मत करो, बाई चांस वो यूज़ कर लेगा तो हर जगह नुकसान होगा, हमारा भी होगा और उसका भी होगा। तो इस वजह से ये क्राइसिस आ सकता है कि जो जितनी भी पावरफुल कंट्री है वो अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करेगी नॉन पावरफुल कंट्री या वीक कंट्रीज़ पर। उसके बाद हम जब हम मेन बॉडी पे आएंगे तो हमें डायरेक्टली अपने इम्प्लीकेशंस बताने हैं। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड वाइड। रशिया, सबसे पहले हमने बताया रशिया इज़ अ की सप्लायर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। सबसे ज़्यादा आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जब से रशिया के और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस शूट अप करने शुरू हो गए हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि रशिया इज़ अ की सप्लायर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, और जो हमारा यूरोपियन यूनियन है उसका 60% हाइड्रोकार्बन नीड वो रशिया पूरी करता है। तो देयर इज़ अ ऑनगोइंग डिबेट इन EU अबाउट कि रशिया के ऊपर अपनी ओवर रिलायंस कैसे कम करे, तो वो इसी चीज़ को लेकर है। यूरोपियन यूनियन एक्चुअली ये चाह रहा है कि वो 2027 तक अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट जो है उसको फुलफ़िल कर पाए, ताकि जो इस पे ओवर रिलायंस है वो कम हो सके, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वो रशिया से सोर्स करता है। और दूसरा ये कि EU इज़ सर्चिंग फॉर न्यू प्लेयर्स। न्यू प्लेयर से मेरा मतलब है न्यू प्लेयर जहाँ से वो अपने इंपोर्ट करवा सके हाइड्रोकार्बन नीड्स। तो USA है स्टेप्ड अप, USA ने बोला है कि हाँ आपकी मदद करने के लिए हम हैं, ताकि आप रशिया को एक सैंक्शन तो नहीं इम्पोज कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन सैंक्शन रशिया के ऊपर इसलिए इम्पोज नहीं कर सकता है कि बाई चांस उसने सैंक्शन इम्पोज करा तो रशिया अगर ऑयल सप्लाई या नेचुरल गैस सप्लाई कट करता है तो ओवरनाइट आप किसी दूसरी कंट्री के पास सोर्स नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन की प्रॉब्लम है कि वो कट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बैठ जाएगा फिर बिल्कुल ही। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस वजह से EU इज़ मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स एंड ऑल्सो सर्चिंग फॉर न्यू प्लेयर्स, जो कि USA ने वॉलंटियर करा है कि हम करना चाहेंगे। सेकेंडली यहाँ पे अपने ऐसे क्वेश्चन पर आते हैं। हमने यही बताया इसमें, देयर इज अ डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन व्हिच हैज पुश्ड प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस टू अ 14-year हाई। Also, Russia fulfills 40% of natural gas and 25% of oil needs of Europe. The crisis has exposed European Union vulnerability of over-reliance on Russia. ये हमने अपना पहला पॉइंट पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट आ रहा है, नेचुरल गैस और ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड विटनेस हो रहा है। सेकेंड क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि EU को ये पता चल गया कि हाउ मच यूरोपियन यूनियन इज एक्चुअली रिलाइंग ऑन हाइड्रोकार्बन सोर्सेज फ्रॉम रशिया। तो यूरोपियन यूनियन का आपको ये भी पता, हमने ऐसे में एक्सप्लेन नहीं करा बट मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यूरोपियन यूनियन एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग इट्स टारगेट्स, वो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करना चाह रहा है, और ऑल्सो हाइड्रोकार्बन नीड्स के लिए वो यूरोपियन इज एक्चुअली सर्चिंग फॉर न्यू कंट्रीज़ कि कोई वॉलंटियर कर पाए। तो USA इज एक्चुअली कम अप फॉर दिस वॉलंटियरिंग। नेक्स्ट सेक्टर हमने लिया है फूड का। ऑल्सो इन फूड सेक्टर रशिया टुगेदर विद यूक्रेन अकाउंट्स फॉर वर्ल्ड्स 25% ऑफ ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट एंड 60% ऑफ ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट। मेरे ख्याल से वीट एक्सपोर्ट के बारे में तो सबको पता होगा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वीट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है, डिसरप्शन आ रहा है सप्लाई चेन में। इस वजह से इंडिया ने पहले तो वॉलंटियर करा था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे वीट, बट अभी इंडिया ने अपना वो स्टैंड वापस ले लिया है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पहली प्रायोरिटी है वो खुद के सिटीज़न है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बाई चांस हम हमारा एक्सपोर्ट स्टेप अप करने की कोशिश करें तो उसका फॉल आउट ये हो सकता है कि जो हमारी कंट्री के खुद के सिटीज़न हैं उसको प्रॉब्लम ना आ जाए। फूड सिक्योरिटी पहले अपनी कंट्री की हमें फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तब जाके हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे।
तो ये हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड था, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट लगाया। इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग भी आप लोगों ने कर चुकी है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ रिजल्टेड इन दीज प्रोडक्ट्स गेटिंग स्टक इन सीलोज एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर अनेबल टू फाइंड इट्स वे टू ग्लोबल मार्केट। इसमें ये बताया कि हुआ क्यों है, बिकॉज फूड प्रोडक्ट्स आर गेटिंग स्टक इन द सीलोज और ग्लोबल मार्केट तक वो पहुँच ही नहीं पा रही है। दिस हैड इम्पैक्टेड ग्लोबल वीट सप्लाई फॉर कंट्रीज मेजरली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन सच एज सोमालिया एंड इजिप्ट वर अमंग दोज हार्डेस्ट हिट। सी कुछ कंट्रीज ऐसी है जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इस पर ही, रशिया यूक्रेन के सोर्सेज पे। अब सेकेंड ले अगर फूड सेक्टर को, रशिया एंड यूक्रेन वीट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है और सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप लिखोगे किस वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। ये सब नॉलेज आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में मिल जाएगी, एडिटोरियल में मिल जाएगी, और आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके एक नॉलेज डेवलप होगी। दूसरा ये है कि फर्टिलाइज़र सोर्सेस का, रशिया इज़ एक्चुअली मेजर प्लेयर इन सप्लाइंग 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। आई गेस नाइट्रोजन है और फॉस्फेरस है और पोटेशियम है। क्रॉस चेक कर लेना, बट आई गेस यही है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही है जिसका रशिया मेजर एक्सपोर्टर है। तो इनकी सप्लाई भी अफेक्टेड हो रही है। अब एंड दीज 3 फर्टिलाइजर आर एक्चुअली यूज इन एग्रीकल्चर एट अ वेरी हाई लेवल। जब इनकी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो जो इनके प्राइस है वो भी इंक्रीज़ कर गए हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की इनपुट कॉस्ट है वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर में वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि फर्टिलाइज़र इज़ एक्चुअली मेजर इनपुट नाउअडेज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो फार्मर का रेन्यूमरेशन भी कम हो रहा है। तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब दोबारा अपने आंसर पे आते हैं, हमने कैसे अटेम्प्ट करा है। हमने ये बता दिया है कि इजिप्ट और सोमालिया जैसी कंट्री है जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है रशिया यूक्रेन पे, कम्प्लीटली या मेजरली डिपेंडेंट है, वो सबसे ज़्यादा हिट हुई है। और इसी में जो कंट्रीज़ वेस्ट अफ्रीका की है, कुछ कंट्रीज़ है वेस्ट अफ्रीका की जो काफ़ी हद तक रशिया पे डिपेंडेंट है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। अब थर्ड सेक्टर हमने लिया है। अच्छा, हमने इसमें एक फर्टिलाइज़र का जो सेक्टर था वो नहीं बताया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पीछे, बट वो हमने यहाँ डिस्कस नहीं करा है क्योंकि हमारे पास 300 वर्ड्स ही है, तो हम मेजर सेक्टर ले रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करने का कोई और तरीका मिले तो आप कर सकते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी है, दैट्स टोटली अप टू यू। अब थर्ड पॉइंट इज़ not just energy and food crisis, world is also facing shortages of critical minerals such as palladium। जब से कोविड आया है, मे भी आपने सुना होगा कि जो कार की डिलीवरी है, जो बड़ी कार स्पेशली ऑडी या BMW, इनफैक्ट छोटी कार की डिलीवरी भी बहुत हद तक डिले हो गई है। वो उसके पीछे जो रीज़न है, जिसे आप बार बार सुन रहे हो, देयर इज़ अ डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। तो उससे ये मतलब है जो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, वो कोविड की वजह से देयर इज़ अ डिस्ट्रप्शन इन देयर प्रोडक्शन। सेमीकंडक्टर हर जगह यूज़ हो रहा है आज के टाइम पे, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ हो रहा है। तो जो उसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन आया है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने 4 महीने या 5 महीने, कहीं 10 महीने तक की भी, मतलब 10 महीने तक की भी कहीं वेटिंग चल रही है। तो ये जो दिक्कत आ रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये इसी वजह से आ रही है, बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर की कमी आ रही है। अब जब से क्राइसिस आया है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया है, तो इसने ग्लोबल सप्लाई चेन को और हर्ट करा है, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन और बढ़ गई है। बड़ी मुश्किल से ग्लोबल इकॉनमी एक्चुअली ट्रैक पे वापस आ रही थी कोविड के बाद से, बट इस क्राइसिस ने और अफेक्ट कर दिया, बिकॉज रशिया इज़ अ मेजर प्लेयर ऑफ इन क्रिटिकल मिनरल्स पैलेडियम। इट इज़ अ मिनरल यूज इन मेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये अगेन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है और या फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको हर्ट दोबारा करेगा। अब लास्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, लास्टली चेंज इन ग्लोबल ऑर्डर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये हमने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। किस तरह चेंज हो रहा है? देयर इज अ डिवीजन अमंग कंट्रीज विच विल इंक्रीज, रिजल्टिंग इन स्मॉलर कंट्रीज साइनिंग मिलिट्री अलायंस विद द पावरफुल टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता जा रहा है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, क्योंकि हर जो भी स्मॉल होगी या कोई भी वीक कंट्री होगी वो ये चाहेगी कि अपनी मिलिट्री इंटरेस्ट को या अपनी सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करने के लिए हम किसी पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक में जुड़ जाए।
जैसे ताइवान कल को, बिकॉज चाइना जिस तरीके से रशिया कर रहा है, चाइना इज ऑल्सो एन एग्रेसर, चाइना भी इतना ही एग्रेसिव स्टैंड लेके ताइवान पर अटैक कर सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो एक कहीं ना कहीं वीक कंट्रीज़ की जो सोवनिटी है उस वो डेंजर में आती जा रही है। तो उसके लिए वो दे हैव बीन क्रिएटिंग अ डिवीज़न। कुछ कंट्री रशिया के साथ जाना चाहेगी, कुछ कंट्री अपनी सोवनिटी बचाने के लिए यूएसए के साथ जाना चाहेगी, कुछ चाइना के साथ जाना चाहेगी, कुछ भी हो सकता है। तो एक डिवीज़न क्रिएट होता जा रहा है वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि एक डर बैठ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने दिया है, रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा है। तो जो ये एग्जांपल देके हमने हमारी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा है क्योंकि उनका ये मानना है कि हम रशिया के बॉर्डर से बहुत क्लोज है। अगर रशिया यूक्रेन में एंटर कर सकता है तो कल को कोई दिक्कत हुई तो रशिया हम पे भी एग्रेशन दिखा सकता है। इस वजह से वो नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं। तो ये एक तरीके से डिवीज़न हो गया वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा ये कि रशिया चुप तो बैठेगा नहीं। जो भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, रशिया उन पे एग्जर्ट करना चाहेगा कुछ फेवरेबल टर्म्स में या एग्रेसिव टर्म्स में, जैसे भी करना चाहे। तो ये रशिया विल ऑल्सो एक्सर्ट इटसेल्फ हेविली ऑन कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन टू लिमिट नाटो एक्सपेंशन, क्योंकि रशिया ने जब नाटो एक्सपेंशन रोका है तो वो हर तरीके से रोकना चाहेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ब्रॉट रशिया एंड चाइना इवन मोर क्लोजली देयर बाय शेपिंग द न्यू ग्लोबल ऑर्डर। अभी तक देखो न्यूज़ में जो भी था वो ये था कि देयर इज़ द यूएसए, देयर इज़ रशिया एंड देन देयर इज़ चाइना। बट अब जो आएगा वो ये आएगा ग्लोबल ऑर्डर में कि रशिया में कॉन्फ्लिक्ट के बाद या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना एज रशिया इज़ एक्चुअली कमिंग मोर क्लोजर, बिकॉज इंडिया इस केस में नॉन अलाइंड है। इंडिया ना ही रशिया के साथ खड़ा है इस टाइम पे, ना ही यूएसए के साथ खड़ा है। इंडिया इज़ प्योरली नॉन अलाइंड। बट हाँ ये पॉइंट है कि रशिया और चाइना पास आ रहे हैं, तो एक ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आ रहा है। तो ये हमने इस तरीके से हमने सारे अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया है। एनर्जी क्राइसिस से लेके फूड सेक्टर तक, फर्टिलाइजर सेक्टर का भी आपको बता दिया है, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर का बता दिया, और एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि ग्लोबल ऑर्डर में क्या चेंज आ रहा है। अच्छा, आप चाहो तो इसमें एक इशू ये भी हो सकता है व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन माइग्रेशन। यूरोप हमेशा से एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है, यूरोप में हमेशा से एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है अबाउट माइग्रेशन, क्योंकि सीरिया में जब क्राइसिस आए थे तब भी माइग्रेटरी वेव आई थी, और जब रशिया में प्रॉब्लम्स आ रही है तब भी एक माइग्रेटरी वेव आ रही है। और कुछ नहीं, इससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाता है बिकॉज माइग्रेंट्स के पास कोई भी राइट्स नहीं होते, वो अपनी सारी चीज़ छोड़ कर आते हैं। और दूसरा ये कि ये सिविल अनरेस्ट की तरफ लेके जाता है सोसाइटी को, तो एक्चुअली में और क्राइसिस पैदा कर देता है। कम तो क्या करेगा, और ये सिचुएशन को एग्रीवेट कर देता है। अब हमने ये सब बताने के बाद अपना इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी शॉर्ट में। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ विजिबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज वेल, सच एज इंक्रीज इन इंडियाज़ इम्पोर्ट बिल, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ रहा है ग्लोबल लेवल पे, राइज इन प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, thus इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। ये इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर है। और एक जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया फेस कर रहा है, इंडिया इज़ एक्चुअली फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्ट। इंडिया इज़ फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेस्ट फॉर नॉट इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो सबको पता होगा कि इंडिया ने इंडिया हैज़ अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया के खिलाफ जो यूएस का प्रपोजल था, इंडिया ने उसको 2 बार अब तक एब्सटेन करा हुआ है। तो इस वजह से इंडिया क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। तो हमने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि इंडिया किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, और इकोनॉमिक टर्म्स में बता दिया। अब हम लास्ट में अपना ऐसे कंक्लूड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वर्ड्स हो गए हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट आर टू डायर, फॉरमोस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड सफरिंग। अनलाइक द कोल्ड वॉर, global economy is too integrated now and therefore Russia and Ukraine should take out negotiations are a better option than escalation of war। हमने इसमें कोई स्टैंड वगैरह नहीं लिया है, कोई मतलब बहुत अच्छा इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं दिया है। हमने बस ये बताया है कि आज के टाइम पे जो ग्लोबल इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। तो अगर कोई भी क्राइसिस बहुत दिन तक चलेगा तो उसका ग्लोबल इकॉनमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी ग्लोबल इकॉनमी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम द शॉर्ट्स ऑफ कोविड। तो इसलिए बेटर ये है कि रशिया और यूक्रेन बैठ के नेगोशिएट करें अपने टर्म्स, और बेटर एक सोसाइटी में पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। आपस में एस्केलेशन करके वॉर को तो कुछ होगा नहीं, इसलिए बेटर है कि आप नेगोशिएशन करो।
तो इस तरीके से लिख के हमने अपना पूरा ऐसे कंप्लीट करा है। हमने सारे अपने पॉइंट्स भी बता दिए हैं, अफेक्ट क्या पड़ रहा है वर्ल्ड पे वो भी बता दिया है, इंडिया पे क्या पड़ रहा है वो भी बता दिया है, और ऐसे अपने ऐसे को कंक्लूड भी कर दिया है। सो दैट्स हाउ यू ऑल गोइंग टू राइट योर ऐसे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।